आज जो है वो चैप्टर 13 हम कंटिन्यू करेंगे एयर पोल्यूशन के बाद से। उसमें और कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। पोल्यूशन जो है मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के होते हैं, यानी हमने दो ग्रुप्स पोल्यूशन के बनाए हैं। पहले तो हमें पोल्यूशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन एनी अनडिजायरेबल चेंज, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इन एयर, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। इन वाटर उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। इन ऑन लैंड तो हम उसे लैंड पोल्यूशन कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम ग्रुप देखें तो असल में हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है मटीरियलिस्टिक पोल्यूशन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन मटीरियलिस्टिक पोल्यूशन। मटीरियलिस्टिक पोल्यूशन से मुराद वो पोल्यूशन है जो दरअसल मटीरियलिस्टिक चीज़ें यानी मैटर से रिलेटेड चीज़ों में होता है, और जो नॉन मैटर से रिलेटेड है उसे हम नॉन मटीरियलिस्टिक पोल्यूशन कहते हैं। राइट। इस तरह से हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन ऑफ लैंड, यानी ज़मीन का पोल्यूशन। सही या नहीं? क्या लैंड ज़मीन को कहते हैं या नहीं? तो दरअसल हमें इसके भी पोल्यूटेंट देखने पड़ेंगे कि इसमें जो पोल्यूशन है वो है किसकी वजह से। राइट या नहीं? तो लैंड पोल्यूशन जो है वो दरअसल सेकंड टाइप का पोल्यूशन है, यानी ज़मीन का पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन जो है उसके बारे में अगर हम डिटेल पढ़ें इसके बारे में क्या चीज़ें हैं जिसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी होगी कि पोल्यूशन की डेफिनेशन वही सेम है जो हमने एयर पोल्यूशन के लिए पढ़ी थी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज, यानी ऐसी चेंज जिसे हम डिज़ायर नहीं करते, जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम लाइक नहीं करते, या जो हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ चेंज होती है। चाहे वो कोई फिज़िकल चेंज हो, या वो कोई केमिकल चेंज हो, या कि वो बायोलॉजिकल चेंज हो, और वो सॉइल में हो या कि लैंड में हो, यानी ज़मीन में हो या मिट्टी में हो। इसलिए कि मिट्टी जो है वही दरअसल लैंड है। कहते हैं इसकी जो पोल्यूटेंट हैं, जो इसको पोल्यूट करते हैं, उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम मेन जो रीज़न हैं वो एयर पोल्यूशन के भी सेम हैं। या तो दरअसल कहते हैं कि वो एग्रीकल्चर की वजह से होता है, या फिर वो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है, या फिर वो हाउस होल्ड वेस्ट होता है। हाउस होल्ड वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको हम जिसको हम डोमेस्टिक भी कहते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है वो जो हमारे घरों में होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है जो इंडस्ट्री से आता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर से आता है। जैसे जो हाउस होल्ड है उसमें लिखा हुआ है ट्रैश है, जिसमें शामिल है सीवेज है, स्लग है और गार्बेज है। वैसे ट्रैश और गार्बेज एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो इस तरीके से गार्बेज ये है कि बड़ा कचरा होता है, और ट्रैश जो है वो दरअसल थोड़ा कचरा होता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, वैसे तो हैं दोनों ही कचरे। तो उसके लिए दरअसल कहते हैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आ रही है। तो अगर हम उस टर्मिनोलॉजी को पहले देख लें कि सबसे पहले है कि ट्रैश का मतलब क्या होता है। तो ट्रैश गार्बेज को ही कहते हैं। स्लज क्या चीज़ होती है? एक थिक सॉफ्ट वेट मड होती है, गीली मिट्टी, जो बहुत ज़्यादा विस्कस यानी बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसमें लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट होते हैं। ख़ास तौर पे ये स्लज जो है वो इंडस्ट्रीज से आता है, और ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री से जहाँ पर रिफाइनरी का प्रोसेस होता है। इस तरीके से उस कीचड़ वाली मिट्टी को हम स्लज कहते हैं। और ये जो स्लज है वो आपको दिखाया भी जा सकता है। जैसे देखें ये ड्राइड सीवेज स्लज है।
यानी ये वो स्लज है जो सीवेज वाटर में होता है। सीवेज वाटर हम उसी पानी को कहते हैं जो गंदा पानी या गटर का पानी होता है, उसको हम सीवेज या सीवरेज कहते हैं। तो सीवेज जो है वो वेस्ट मैटर होता है जो आमतौर पे जैसे हमारे यहाँ फीसेस होते हैं जिसको हम स्टूल भी कहते हैं, या डर्टी वाटर होता है जो हमारे घरों से या हमारी फैक्ट्रीज से और इसी तरीके से फ्लो होकर सीवर यानी गटर में चला जाता है, उसको हम सीवेज कहते हैं। और यहाँ पर देखें ये सीवेज जो है वो होता तो कीचड़ है, लेकिन यहाँ पर ये खुश्क हो गया इसलिए कि धूप में पड़ा हुआ है या ओपन स्पेस में है, इस वजह से ऐसा हो गया। वरना अगर ये ओपन स्पेस में नहीं होता तो फिर ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दरअसल अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में एक तस्वीर बनी हुई है लैंड पोल्यूशन की मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर। इन्होंने ये तस्वीर है कि लैंड का पोल्यूशन जो है वो कैसे कैसे हो रहा है। तो ये तस्वीर से अगर आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि ज़मीन जो है उसे हम कैसे कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ये पोल्यूशन की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वही कचरा है जिसको ट्रैश कहते हैं, ये यहाँ पर भी मौजूद है। ये कचरा देखें, कचरे का एक ढेर है, ये देखिए पूरा कचरा ही कचरा है। यहाँ पर भी देखें ये शॉपिंग बैग्स वगैरह उसका कचरा है। फिर यहाँ पे देखें ये घरेलू जो चीज़ें उनका कचरा है, ये जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कचरा है। और ये देखें ये सारा समंदर के करीब भी बहुत सारा कचरा है जमा है, यानी बहुत सारा ट्रैश, बहुत सारा गार्बेज जो है वो दरअसल लैंड को पॉल्यूट कर रहा है या आलूदा कर रहा है। तो पोल्यूशन के लिए हम उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो आलूदगी होता है। हो सकता है आपने सुना भी हो और हो सकता है आपको कभी याद भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको याद भी हो, लेकिन आपने ये सुना ज़रूर होगा। अगर दरअसल हम एक और टर्मिनोलॉजी देखें, यहाँ पर भी ये देखें पानी का पोल्यूशन, वो जो हमारे गटर वगैरह से पानी निकल रहा है, चाहे वो हमारे गटर का हो या किसी इंडस्ट्रीज़ के गटर का हो। और ये दरअसल कहते हैं ये साफ़ पानी में सारा कुछ गंदगी शामिल की जा रही है। यानी इस साफ़ पानी को ये दरिया का पानी भी हो सकता है और समंदर का पानी भी हो सकता है। ये आमतौर पे वो जगह जहाँ पे दरिया होते हैं वहाँ तो दरिया का पानी होता है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे दरिया नहीं होते, जैसे कराची में कोई दरिया नहीं है लेकिन कराची में समंदर है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में समंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो भी पानी होता है, जो लास्ट रिजर्वायर होता है, उसमें जाके ये सारा कचरा जो है वो जमा हो जाता है। जैसे कि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक का मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी जो हमारे घरेलू कचरे होते हैं उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं, साइड का मतलब किल करना होता है। साइड SIDE नहीं है, ये CID साइड है, इसका मतलब होता है किल करना। और इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है इंसेक्ट्स को किल करना। ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट्स को मार देते हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। वीडीसाइड वो होते हैं जो वीड को किल करते हैं। ये वीड क्या चीज़ होती हैं? वीड सेल्फ ग्रोइंग अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से उग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माली जो है वो बहुत सारे पौधों को निकाल रहा होगा। तो इसी तरीके से वो इसलिए निकाल रहा होता है कि उससे उस पौधों से दुश्मनी होती है? नहीं, बल्कि होता ये है कि वो बकिया जो प्लांट्स हैं उनका सारा के सारा फूड इस्तेमाल ना कर लें। जैसे अगर कहते हैं कि एक ज़मीन है और उस ज़मीन में 3 ग्राम सॉल्ट है। कितने ग्राम सॉल्ट? ये तो मिसाल के तौर पे, वैसे इतना कम तो नहीं होता, लेकिन मिसाल के तौर पे 3 ग्राम पानी है। वहाँ पर अगर 3 पौधे उग जाएं और हर पौधा 1-1 ग्राम सॉल्ट इस्तेमाल करे, तो आपके ख्याल में कितना सॉल्ट बाकी रह जाएगा? 1 ग्राम इसने ले लिया, 1 ग्राम इसने ले लिया, 1 ग्राम इसने ले लिया, तो दरअसल ऐसी जो है ज़मीन ज़ीरो सॉल्ट उसमें रह जाएंगे। वही जो ज़ीरो सॉल्ट वाली मिट्टी होती है उसको हम बंजर या अनफर्टाइल सॉइल कहते हैं, या ऐसी सॉइल जहाँ पे पौधे नहीं उग सकते। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाएं तो फिर क्या होगा? सही है या नहीं? अगर यहाँ पे अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाएं तो फिर उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि ये जो सॉल्ट हैं ये वो पौधे इस्तेमाल करने लगेंगे जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर अनवांटेड एक वीड आ जाए यहाँ पर, तो ऐसा होगा कि ये फजूल में 1 ग्राम
हमारा जो सॉल्ट है वो इस्तेमाल करेगी। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक रोटी हो और एक आदमी खाने वाला हो तो उसको पूरी रोटी मिल जाएगी। अगर आधी हो तो फिर आधी-आधी मिलेगी और अगर 4 आदमी हों तो क्वार्टर-क्वार्टर मिलेगी। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हम ये चाहते हैं कि जो प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं सारे के सारे सॉल्ट इसको मिलें। तो ये जो एक्स्ट्रा पौधे हैं जो हमें नहीं चाहिए उनको हम वीड्स कहते हैं। और इस तरीके से पहले ज़माने में ये होता था कि वीड्स को निकालने के लिए वो बाकायदा एक-एक पौधा जो है वो निकाला जाता था और एक-एक पौधा निकालने में बड़ा टाइम लगता था। आजकल ये काम जो है वो दरअसल हम कुछ केमिकल से ले लेते हैं जिनको वीडीसाइड कहते हैं। वीड्स के ऊपर वो छिड़क देते हैं जिससे वो खुद मर जाते हैं। इसी तरीके से फंगीसाइड ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो फंजाई को किल कर देते हैं। इनको किल देते हैं, फंजाई के किलर होते हैं, उनको हम कहते हैं फंगीसाइड। जो वीड्स को किल कर देते हैं, वीडीसाइड। जो इंसेक्ट को किल कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड। और जो पेस्ट को किल कर देते हैं, वो होते हैं पेस्टिसाइड्स। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स जो हैं, जैसे उनकी तस्वीर अगर आप देखें, ये मैंने तस्वीर जो है, वो है जैसे पेस्टिसाइड्स कैसे कहते हैं? पेस्टिसाइड जो होते हैं, वो जो किल कर देते हैं पेस्ट को। और पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि पेस्ट वो होते हैं जो डिस्ट्रॉयर होते हैं यानी तबाह कर देते हैं। और डिस्ट्रॉयर में माइस यानी चूहे भी आते हैं, लोकस्ट या टिड्डी दल भी आता है, ये है लोकस्ट। ये तस्वीर है, ये लोकस्ट की तस्वीर है। टर्माइट जिसको हम दीमक कहते हैं, जैसे ये जो तस्वीर है, ये टर्माइट की तस्वीर है। और इस तरीके से इसमें जो है वो और क्या होते हैं आईफ़ोन जो है वो किसके पास है? आई डोंट नो। इसमें लिखा है कि आईफ़ोन 0340266924 क्या ये हमारा कोई स्टूडेंट है या वैसे कोई स्टूडेंट है? जी, तो बात हो रही थी किसकी? माइस। जैसे ये देखिए ये माइस की तस्वीर है, ये भी एक पेस्ट है इसलिए कि हमारे जो स्टोर्ड फूड होते हैं ये उनको खा जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि पेस्ट के तौर पे लोकस्ट भी एक इंसेक्ट ही है, जिसको हम कहते हैं कौन-सा दल? इसको हम कहते हैं टिड्डी दल। और जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि टिड्डी दल जो हैं, वो फसलों को खा जाते हैं। तो अगर इस तस्वीर को हम बड़ा करके देखें, तो हमें यहाँ पर दिखाया गया है सबसे पहले जो तस्वीर है, वो एक वीडी साइट की है। इसकी साइड की है वीडी साइड जो वीट को किल कर रहे हैं। लेकिन ये खेत लगा हुआ है पूरा के पूरा और इसके अंदर ये पौधे जो हैं ये बेकार उगे हुए हैं। और इस तरीके से ये बेकार पौधों को किल करने के लिए यहाँ पे स्प्रे करते हैं, इससे सिर्फ ये मर जाते हैं, बाकी सारे रहते हैं। इस तरीके से माउस जो है ये भी एक पेस्ट है और इसी तरीके से देखिए हमारा जो स्टोर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गंदम है या राइस है या घरेलू दूसरी चीज़ें हैं उनको ये खा जाते हैं। इस तरीके से टर्माइट जिनको हम कहते हैं दीमक, ये दीमक को हम व्हाइट एंट भी कहते हैं इसलिए कि ये सफ़ेद रंग की होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये सफ़ेद रंग की हैं सारी। तो ये क्या करती हैं? ये लकड़ियों को खा जाती हैं, उसको तबाह कर देती हैं, तो ये भी एक पेस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकस्ट जैसे लोकस्ट का ग्रुप होता है इनको टिड्डी कहते हैं। तो देखिए ये फसल ऐसी तबाह कर देते हैं, यहाँ पे देखें कुछ ऐसा बाकी फसल का एक भी हिस्सा बाकी नहीं रहता। और इस तरीके से ये टिड्डी को बड़ा करके दिखाया गया है कि ये टिड्डी होती है। इसी तरीके से देखिए ये फंगीसाइड है जो फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। फंगस की तस्वीर जो है अगर आप देखें तो इसकी तस्वीर जो है वो मैंने ये भी रखी है कि फंगस जो होते हैं वो दरअसल कैसे खराब कर देते हैं किसको? पौधों को। तो यहाँ पे कभी आपने ऐसे जो हैं पत्ते ज़रूर देखे होंगे कि इसके ऊपर ऐसे-ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये जो धब्बे हैं, ये दरअसल फंगस की वजह से होते हैं। ये आपको धब्बे नज़र आ रहे होंगे, व्हाइट-व्हाइट स्पॉट्स हैं। तो ये दरअसल इसके ऊपर जो है, ये फंगस का अटैक है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर के और ब्लैक कलर के जो है लीव्स के ऊपर ये स्पॉट आ जाते हैं। ये सारा के सारा फंगल अटैक है। इसको ख़त्म करने के लिए हम स्प्रे करते हैं, इस स्प्रे को हम फंगीसाइड कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को या पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इंसेक्ट पेस्ट भी होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट वो होते हैं, जो ज़ाहिर बात है इंसेक्ट्स की शक्ल में होते हैं और इस तरीके से पेस्ट जो होते हैं अदर देन इंसेक्ट भी होते हैं। पेस्ट जो हैं, वो अदर देन इंसेक्ट भी होते हैं।
जैसे कि माउस है। ये माउस जो है वो इंसेक्ट नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रॉयर ये भी होता है, इसलिए कि ये फसलों को तबाह कर देता है। वैसे आपको पता है कि चूँकि ये हर्बीवोरस एनिमल है, चूहे, तो दरअसल कहते हैं कि ये तो स्टोर प्रोडक्ट के अलावा जो लिविंग पौधे होते हैं, उसमें जब खेतों में लगे हुए होते हैं, ये उस वक़्त भी उनको खा लेते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि एक पुतला-सा होता है जो आमतौर पे पहले खेतों में लगाया जाता था, वो इनको डराने के लिए ही होता था, कि ताकि लोग इससे डर जाएँ कि शायद इंसान काम कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये बड़े ढीठ हो गए, इन्हें पता चल गया कि ओहो! ये तो कोई इंसान है ही नहीं। तो इस तरीके से जैसे स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, ऐसे ये भी पेस्ट भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अब हम लैंड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्ड जो हैं, जो कि इस्तेमाल हुए थे, स्लज है, सीवेज है, गार्बेज है, ट्रैश है। इसके अल्फ़ाज़ के मतलब जो है वो मैंने आपको पहले बता दिए कि लैंड पॉल्यूशन जो होता है बहुत सारे एजेंट्स की वज़ह से होता है, और इन एजेंट्स को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। आम तौर पे ये सॉलिड वेस्ट यानी जो बेकार चीज़ें होती हैं, ये सब के सब जो घर से भी मुताल्लिक होती हैं, जैसे घर का ट्रैश, घर के सीवेज का या गटर का पानी, स्लज या इंडस्ट्रीज़ का स्लज या गार्बेज, चाहे वो हाउसहोल्ड हों, चाहे वो किसी एग्रीकल्चर की वजह से हों। जैसे एग्रीकल्चर से मुताल्लिक मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में क्या होगा, तो दरअसल एग्रीकल्चर में ये होता है कि ये जो हम फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं, जो वीडीसाइड इस्तेमाल करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ये फसलों के ऊपर जो केमिकल का छिड़काव किया जाता है, तो ये भी लैंड पोल्यूशन कॉज़ करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सवाल कर सकते हैं कि अगर उन्हें ये बात समझ आ रही हो कि जो कुछ भी हम स्प्रे करते हैं, वो तो नीचे ही गिर जाता है। कुछ जो है वो जैसे पौधों पे आएगा, जैसे यहाँ पे स्प्रे किया जाएगा, कुछ तो पौधों पर आएगा, लेकिन बाकी सारा के सारा केमिकल ज़मीन पर आ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ज़मीन पॉल्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से चूहे को मारने के लिए भी जो हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे, वो भी दरअसल ज़मीन में ही होगा। हम घर की सफाई कर देंगे, तो ये गटर के पानी में चला जाएगा। इसी तरीके से ये जो फसलें हैं उसके ऊपर जो हम स्प्रे करते हैं, या फंगीसाइड है उसके लिए जो हम स्प्रे करते हैं, ये सारे के सारे सिर्फ़ पत्तों पर तो नहीं जाते। जैसे डायरेक्ट जो है, जब एक-एक घर में अगर हमारे पास पौधे हों, तो हम एक-एक पौधे को स्प्रे कर सकते हैं अलग-अलग। लेकिन अगर यही पौधे एक खेत में लगे हों, तो फिर इनको जो है वो स्प्रे करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके से जब बड़े-बड़े खेतों में स्प्रे किए जाते हैं, तो बहुत सारे केमिकल जो हैं वो ज़मीन पर आ गिर जाते हैं, और इस तरीके से ज़मीन में पॉल्यूशन हो जाता है। अब दरअसल कहते हैं कि ज़मीन में पॉल्यूशन हो गया तो फिर क्या होगा? जब बारिश पड़ेगी, ये जो मिट्टी है जिसमें ये केमिकल आ गए हैं, जब बारिश पड़ेगी तो फिर क्या होगा? यही चीज़ें जो हैं वो दरअसल ज़मीन के अंदर चली जाएँगी। बाज़ जो है ज़मीन के नीचे पानी के रिज़र्वॉयर भी होते हैं, तो दरअसल कहते हैं यही बारिश का पानी जो हम कुएँ की शक्ल में, कभी-कभी दरअसल पानी की कमी हो जाती है तो लोग कुओं की खुदाई करते हैं। तो जो कुएँ होते हैं, ये क्या होते हैं? ये दरअसल यही केमिकल होते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर जो है इसमें जाकर जमा हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये भी पॉल्यूट हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट होने से क्या होता है? इससे होता ये है कि जब इससे पौधे उगेंगे पौधे, तो दरअसल वो यही केमिकल एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट जो हम खाते भी हैं, उसमें भी किसी हद तक ये केमिकल मौजूद होंगे। होंगे बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन होंगे। जब हम इन्हें ऐसी वेजिटेबल, ऐसी फ्रूट्स को खाएँगे, तो ये हम में आ जाएँगे। तो इस तरीके से जैसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, चलें भई हम नहीं खाते, अगर हम जानवरों को खिला दें तो क्या होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो जानवरों को खिला देंगे, तो वो केमिकल जानवरों में चले जाएँगे। ऐसा पानी अगर हम अपने कंज़म्पशन के लिए यानी अपने पीने के लिए ना इस्तेमाल करें, जानवरों को पिला दें, तो उससे क्या होगा कि जानवरों को तो ये पानी मिल जाएगा, लेकिन ये केमिकल जो हैं, वो उनकी बॉडी में चले जाएँगे, उनकी बॉडी का पार्ट बन जाएँगे, और इस तरीके से जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे एनिमल को खाएँगे, चाहे वो मुर्गियाँ हों, बत्तखें हों, या इस तरीके से गोट हो, या जो बफ़लोज़ हों, जैसे भैंस हो या काऊ हो यानी गाय हो, तो दरअसल हम किसी को भी इस्तेमाल करें, तो होगा ये सारे के सारे हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली पहुँच जाएँगे। कि यहाँ पे ये मिट्टी में गिरेंगे, मिट्टी से अंडरग्राउंड वाटर में आएँगे, वाटर को जो भी इस्तेमाल किया जाएगा,
उसमें ये इस्तेमाल होते ही रहेंगे। इस तरीके से कुछ लोगों ने सोचा कि भई हम ऐसा करते हैं कि इस पानी को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि धोने-धुलाने में इस्तेमाल कर लें। अगर आप धोने में इस्तेमाल करेंगे, फिर ये मिट्टी में चले जाएँगे, तो बात तो वही के वही रहेगी। ठीक है या नहीं? इस तरह से लैंड पॉल्यूशन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे देखें ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें इसलिए लगाई गई हैं ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि पॉल्यूशन जो है वो कैसे-कैसे होते हैं। तो अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तो इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये दरअसल इंडस्ट्रियल वेस्ट की एक तस्वीर है। और इस इंडस्ट्रियल वेस्ट में देखिए यहाँ पे ये एक इंडस्ट्री है, जो मैंने यहाँ पे इसे पूरी तौर पर बनाई नहीं है, यानी पूरे तौर पर तो लिया नहीं है इसको, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आइडिया देने के लिए कि जो इंडस्ट्रीज़ है, इसका जो पानी होता है, वो देखिए वो ये इसी तरह से उस पानी में शामिल हो रहा है, उस गटर के पानी में या दूसरे पानी में। सही या नहीं? इसी तरीके से देखें डोमेस्टिक तरीके से हम कैसे पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये खातून हैं जो आप देख रहे हैं कि कपड़े धो रही हैं। तो कपड़े धोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो साबुन है वो दरअसल कहाँ पर हो रहा है? वो इसी पानी में मिक्स हो रहा है, जिसके करीब या जिसके किनारे ये बैठकर कपड़े धोए जा रहे हैं। एक तो दरअसल इसमें जो गंदगी होगी वो भी पानी में शामिल होती रहेगी, जो कपड़ों की सफाई के लिए होगी। प्लस इसके लिए जो हम डिटर्जेंट या सर्फ़ या सोप या जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो भी इसमें आते ही रहेंगे। सही है या नहीं है? तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ये हुआ कि ये डोमेस्टिक यानी घरेलू पैमाने पर भी अगर दरअसल जैसे आपको पता है ये जो घर है, ये भी डोमेस्टिक वेस्ट का जो वेस्ट हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, वो दरअसल हम यहाँ इस तरीके से गटर ये जो पानी हमारे गटर में होते हैं, ये कहीं न कहीं तो सीवेज वाटर जाता है। इसी तरीके से फाइनली किसी दूसरे पानी में शामिल कर दिया जाता है। अगर वहाँ पे दरिया हो, तो दरिया से मिला दिया जाता है, अगर समंदर हो, तो समंदर से मिला दिया जाता है। जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले सारे केमिकल्स हैं, वो सब के सब इस सीवरेज वाटर में शामिल होते हैं। कैसे? दरअसल कहते हैं कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सोप इस्तेमाल किए जाते थे सादा और वो कार्बोलिक सोप होता था, जिसको लाइफ़ बॉय कहते थे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन आजकल जो है वो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ आ गई हैं सोप्स की। ये तो आपको पता होगा कि दरअसल सोप की वैरायटी ये है कि डेटॉल सोप आ गए हैं जो आपको जरासीम से भी बचाते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, जिस तरीके से क्लींजिंग सोप होते हैं जो सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि हम नहाने के लिए पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ साबुन इस्तेमाल करते थे। आजकल मुख्तलिफ किस्म के शैम्पू आ गए हैं। उन शैम्पू में बहुत सारे कंडीशनर्स भी होते हैं, उन कंडीशनर्स में भी केमिकल होते हैं। इस तरीके से जो हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल होते हैं। उसमें फ्रेग्रेंस होती है, उसमें कुछ में खुशबू होती है, कुछ में कुछ दवाइयाँ भी शामिल होती हैं, जो हमें डैंड्रस से बचाती हैं या फंगस से बचाती हैं या दूसरे स्किन के इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो इस टाइप के ये जो सारे केमिकल होते हैं, जो शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब कहाँ जाते हैं? वो दरअसल सब के सब इसी सीवरेज वाटर में जाते हैं। इसी तरीके से घर में जो है आपको पता है कि पहले सादा साबुन इस्तेमाल किया जाता था, 101 या 909 का एक साबुन होता था। तो वो दरअसल आजकल पता है कि मुख्तलिफ लेमन सोप और लेमन बार इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर लिक्विड डिटर्जेंट हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लिक्विड सोप इस्तेमाल किए जाते हैं और लिक्विड सोप में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारी फ्रेग्रेंस होती हैं, कुछ खुशबुएँ शामिल की जाती हैं। उसमें कुछ ऐसे भी आपको पता है सर्फ एक्सेल है जैसे या बोनस है या एक्सप्रेस है, तो इनमें जो है वो दरअसल कलर गार्ड और डर्ट गार्ड, केमिकल गार्ड पता नहीं क्या-क्या चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, बहुत सारी खुशबुएँ भी शामिल कर दी गई हैं। तो ये सब के सब केमिकल्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो दरअसल हमारे घर से गटर के पानी में जा रहे हैं। और जिसका नतीजा क्या हो रहा है? ये पानी पॉल्यूट हो रहा है और इस तरीके से फाइनली जिस जगह ये जाएगा, वहाँ पर भी पॉल्यूशन होगा। आपको पता है यहाँ पे कुछ मछलियाँ रहती होंगी, पानी में भी बहुत सारे एनिमल होते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। उससे बहुत सारे केमिकल से वो खुद मर जाते हैं। लेकिन अगर मछलियाँ नहीं मरती, इत्तेफ़ाक ऐसा है कि अगर मछलियाँ नहीं मरें, तो फिर क्या होगा? तो होगा ये कि अगर ये जो मछलियाँ हैं, इनके गोश्त में ये सारा केमिकल जो है, वो शामिल हो जाएगा और इन्हीं मछलियों को जब हम खाएँगे,
इस तरीके से ये केमिकल हम में वापस आ जाएँगे। इसी वजह से कहते हैं कि अगर ऊपर मुँह करके थूका जाए, अपने मुँह पर ही आता है। सुना होगा आपने एक मुहावरा है, कहते हैं कि जी अगर आप मुँह पर करके थूकेंगे, तो आपके मुँह पर ही आएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो केमिकल हैं, जो शैम्पू की शक्ल में, जो सोप की शक्ल में, जो डिटर्जेंट की शक्ल में और ये जो आजकल आपको पता है कि नई चीज़ भी आ गई है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से और वो है सैनिटाइज़र्स कि आजकल हम हैंड सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत से लोग जो होते हैं जरासीम से बचने के लिए एंटी कार्बोलिक सोप इस्तेमाल करते हैं या एंटी बैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करते हैं, डेटॉल इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब के सब केमिकल क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, किसमें? अपने घर के पानी में। और हमारे घर के पानी हमारे घर तक नहीं रहते, ये सीवरेज वाटर में शामिल हो जाते हैं और सीवरेज वाटर जहाँ पर भी इसकी डेस्टिनी होती है, वहाँ पर पहुँचता है तो ये सारे केमिकल जो हैं, इस तरह से पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। तो यही सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, हम ये अच्छा तो नहीं कर रहे। अपने फ़ायदे के लिए इसको कहते हैं इंसान बड़ा सेल्फ़िश है। सेल्फ़िश का मतलब होता है वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखता है कि जी मेरा फ़ायदा किसमें हो रहा है। उसे ये पता चलता है कि ओह! मेरा फ़ायदा तो सिर्फ़ इसमें कि मैं कौन-सा शैम्पू इस्तेमाल करूँ अच्छे से अच्छा या नहीं। इसी तरीके से कहते हैं हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे जो है वो वेस्ट पैदा कर रही हैं। जैसे अगर आप देखें ये तस्वीर किस चीज़ की है, एग्रो वेस्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर के वेस्ट होते हैं, इनको हम शॉर्ट में एग्रो वेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नारियल के छिलके हैं। तो ये नारियल के छिलके जो होते हैं, ये क्या किए जाएँगे, ये दरअसल या तो ज़मीन में चले जाएँगे कचरे के तौर पर और इस तरीके से ज़मीन में पॉल्यूशन होगा जिसको हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे एक एग्रो वेस्ट है। आपको पता है दरख्त काटे गए हैं, जब फसल कट जाती है तो जो बाकी कुछ हिस्से होते हैं, ये देखिए बाकी जो फसल के बाकी हिस्से हैं, यहाँ पे ये अब वेस्ट हो गए हैं। वेस्ट का मतलब होता है अब ये कचरा है, या तो इसको ट्रक में भेजकर कहीं और फेंक दिया जाएगा, वहाँ पे एक बड़ा गार्बेज होगा और वहाँ पर ये चले जाएँगे। इस तरह से नतीजा क्या होगा या ये अगर वैसे ही रह जाएँ या इनको ज़मीन में दफ़न कर दिया जाए तब भी पॉल्यूशन होगा। अगर इसे पानी में शामिल कर दिया जाए तब भी पॉल्यूशन होगा, किसी दूसरी जगह लेकर जाएँ तब भी पॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से देखिए ये एग्रो वेस्ट की एक दूसरी तस्वीर है जिसमें यहाँ पे ये स्प्रे किया जा रहा है और ये स्प्रे चाहे वो इंसेक्टिसाइड का हो या पेस्टिसाइड का हो या वीडीसाइड का हो या फंगीसाइड का हो, कोई भी स्प्रे हो तो ये सारे केमिकल इसी पानी में शामिल हो रहे हैं, जो इन पौधों को दिया जा रहा है। और इसी तरीके से आपको पता है ये पानी ना कहीं न कहीं तो या तो ज़मीन में उतर जाएगा, तो ये केमिकल ज़मीन में चले जाएँगे। इससे जो पौधे ग्रो कर रहे हैं, वही ये पानी एब्ज़ॉर्ब करेंगे, तो उन पौधों में भी शामिल हो जाएँगे। या अगर ये पानी जमा होकर कहीं और सीवरेज में चला जाएगा, किसी कैनाल में चला जाएगा, स्ट्रीम में चला जाएगा, पॉन्ड में चला जाएगा, तो जहाँ पर भी जाएगा तो केमिकल साथ-साथ ही जाएँगे। एग्रोकेमिकल की देखें एक और मिसाल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, ये बहुत सारी गाजरें हैं। ये वो गाजरें हैं जो खराब हो गई हैं। अब जो खराब गाजरें हैं, उनको तो हम इस्तेमाल नहीं करते, उसके कचरे के तौर पर फेंक दिया गया है इतना सारा। अब ये सारा कचरा क्या है, ये ज़मीन को पॉल्यूट करेगा। इस तरीके से ये एग्रीकल्चर की मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर से एग्रो वेस्ट बनते हैं। वेस्ट जो हैं वो बेकार चीज़ें होती हैं, जो काम की चीज़ें नहीं होती, उन्हीं को हम वेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये वेस्ट मटीरियल क्या कर रहा है, ये हमारी लैंड को पॉल्यूट कर रहा है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? आगे मिसालें इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये तो मैंने आपको चंद एक एग्ज़ाम्पल बताई हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हमारी बुक में लिखा है कि बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं वो हैज़ार्डस होते हैं, जिनमें हैज़ार्ड होता है। हैज़ार्ड का मतलब होता है वो जो नुकसान पहुँचाते हैं, नुकसान। तो ये जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं इसमें है जैसे मर्करी है, जैसे कैडमियम है, जैसे बेरिलियम है, ये बहुत सारे मेटल हैं जो कि दरअसल सॉइल में मौजूद होते हैं, किस तरह से? वेस्ट के तौर पर। इसी तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट हैं, आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट जहाँ पर किए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1998 में किया गया था और ये जो है एक बलूचिस्तान का इलाका है जिसका नाम है चावी, वहाँ पर किया गया था।
तो दरअसल जब ये धमाका किया गया था, तो जो सारी चीज़ें थीं, वो कुछ चीज़ें तो फ्यूल के तौर पर जल गईं, लेकिन जो बची कुछ हिस्से थी, चीज़ें जो बाकी बची थीं, उसका जो वेस्ट था, वो तो ज़मीन में शामिल हो गया। इसी तरीके से जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वो ज़मीन में शामिल हो गया। और ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, वो दरअसल कहते हैं कि हमारे एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं, यानी इन्हिबिटर के तौर पर एक्ट करते हैं। और इसी तरीके से ये बहुत सारे कैंसर कॉज़ करते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है जैसे शब-बरात वगैरह या दूसरे मौके पे, शादी-ब्याह के मौके पे लोग फुलझड़ियाँ जलाते हैं, या क्रैकर चलाते हैं, या पटाखे चलाते हैं, या इसी तरीके से फायर करते हैं। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये जलने के बाद जो वेस्ट है वो ज़मीन पर आ जाते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। दे आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हैज़र्ड कॉज़ करते हैं। जिनकी तस्वीरें जो हैं, वो अगर दिखाई जाएँ कि वाक़ई ये कैसे कर रहे होते हैं, तो आपको इन तस्वीरों में ये नज़र आएगा। जिन केमिकल्स की हमने बात की थी, वो केमिकल कौन-से थे? जैसे यहाँ पे देखें, ये मरकरी है, मरकरी जिसको उर्दू में कहते हैं पारा। मरकरी वही है जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, इसी को हम उर्दू में पारा कहते हैं। ठीक है या नहीं? इसी तरीके से ये जो दूसरी तस्वीर है, ये कैडमियम की है। ये देखिए, कैडमियम के कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं, इससे कीलें बनती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं कैडमियम से। और दरअसल जब ये चीज़ें जो हैं ये ज़मीन में आ जाती हैं, तो ये भी पॉल्यूट करते हैं। इसी तरीके से देखिए, एक दूसरा मेटल है जिसका नाम बेरिलियम है। बेरिलियम के बहुत सारे सिलेंडर और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे ये तस्वीर दिखाई गई है यूरेनियम की, जो एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे रोशनी भी निकलती है। तो इसको अंधेरे में रखा गया है ताकि ये रोशनी को दिखाया जा सके। इस तरह से इसकी जो रेडिएशंस होती हैं, वो भी कैंसर कॉज़ करती हैं। और ये जो यूरेनियम है, अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो इसके जो बाकी वेस्ट होंगे, वो कहाँ जाएँगे? तो ज़ाहिर-सी बात है, वो ज़मीन में जाएँगे, और ज़मीन में जाने की वजह से ज़मीन का पॉल्यूशन हो जाएगा। राइट या नहीं? इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर ये आगे तस्वीर में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव के बारे में या क्रैकर्स के बारे में दिखाया गया है। एक्सक्लूसिव वो होते हैं जो धमाका-ख़ेज़ मवाद होते हैं। इस तरीके से देखिए, ये वो पटाखे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, या आजकल आपको पता है जब बर्थडे होती है, सालगिरह, तो उसके ऊपर भी ये फुलझड़ियाँ तो जलाई जाती हैं। और ये जो फुलझड़ियाँ होती हैं, तो आजकल ऐसा हो गया है कि इसको केक के ऊपर भी रखा जाता है। और इस तरीके से इस बर्थडेज़ में आपने देखा हो, बहुत सारे स्प्रे होते हैं, स्प्रे फ़ोमिंग स्प्रे होते हैं, कलर स्प्रे होते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं उनको। और फिर दरअसल क्या होता है, ये सारे केमिकल जो हैं, इसका नतीजा ये होता है कि ये हमारी ज़मीन को पॉल्यूट कर रहे हैं, और इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। इस तरीके से हम ज़मीन को एक तरह से नहीं, कई तरह से तबाह कर रहे हैं। तो उर्दू में एक मुहावरा है, वो ये कहलाता है कि जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना। यानी जिस थाली में हम खाएँ, उसी में सुराख कर दें। इसी को हम कहते हैं कि कटिंग ऑफ द सेम ब्रांच, जिसे कहते हैं कटिंग ऑफ द सेम ब्रांच, यानी जिसको उर्दू में कहते हैं जिस दरख्त पे बैठना, उसी की शाखों को काटना। तो हम यही कर रहे हैं कि हम बैठे भी वहीं पे हैं और काट भी उसी को रहे हैं। इस तरीके से होलिंग इन द प्लेट, या जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये सारी बातें जिसमें हम खा रहे हैं उसमें हम छेद कर रहे हैं। तो छेद करने से क्या हो रहा है? छेद करने से यही हो रहा है कि वो चीज़ें फिर हमें अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से हम पॉल्यूशन कॉज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है, अगर हम आगे चलें, तो हमें पता चलता है बहुत सारे वेपराइज़्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो वेपर्स की शक्ल में होते हैं, फ्यूम्स की शक्ल में होते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो फॉल आउट होता है, फॉल आउट का मतलब होता है जब वो गिर जाते हैं, तब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के फ्यूम्स जो होते हैं, ये भी खतरनाक होते हैं। इसी तरीके से सल्फर, जिसको गंधक भी कहते हैं, उसके वेपर्स, या लेड जिसको हम सीसा कहते हैं, ये भी दरअसल कहते हैं सॉइल में आ जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे स्प्रेज़ हैं, जैसे जो है एरोसोल स्प्रे है। ये देखिए, ये वाला जो स्प्रे है, दिस इज़ नोन एज़ एरोसोल स्प्रे। एरोसोल वो होते हैं जिसमें कोई एयर रखी जाती है, और इस तरीके से उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, इसलिए इसको एयर को कहते हैं एरोसोल स्प्रे।
जिस तरीके से हमारे बॉडी स्प्रे होते हैं, कोलोन स्प्रे होते हैं, यूजी टॉयलेटी होते हैं और इसी तरीके से हेयर स्प्रे हैं, बॉडी स्प्रे है। इस तरीके से आपको पता है स्वेटिंग के लिए एंटी डिओडोरेंट होते हैं। ये सब के सब स्प्रे हैं, इस तरीके से पेस्टिसाइड्स हैं। ये भी सारे के सारे केमिकल्स मिलकर पॉल्यूशन कॉज़ कर रहे हैं। कौन-सा पॉल्यूशन? सॉइल या लैंड का पॉल्यूशन। ये जो तस्वीरें हैं अगर आप देखें तो इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये सल्फर या गंधक जो पीले रंग का होता है आमतौर पे ये भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल कहते हैं ये गंधक कहाँ चला गया है या इसके पटाखे भी बनाए जाते हैं और क्रैकर्स भी बनते हैं और उसके अलावा ये देखें ये ज़मीन के ऊपर इसको पॉल्यूट कर रहा है। यहाँ पे एरोसोल स्प्रे की ये तस्वीर दिखाई गई कि एरोसोल स्प्रे हैं, चाहे वो कोई भी स्प्रे हो, बॉडी का स्प्रे हो, ये दूसरा। ये देखिए ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी हम जैसे मोर्टीन वगैरह हैं, कॉकरोचेस के लिए और एंट्स के लिए और दूसरे इंसेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्प्रे करते हैं हम पेस्टिसाइड्स का, तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे हमारे जो है वो फर्श पे या हमारे किचन्स में या हमारे घरों में, ज़मीन पे, उसके बाद ज़ाहिर बात है वो केमिकल हम रहने तो नहीं देते। फिर हम सफाई करते हैं, पानी से धुलाई करते हैं, तो ये सारे केमिकल उस पानी में चले जाते हैं। या अगर धुलाई नहीं भी करते, जैसे किचन वगैरह है, उसमें जो है वो गटर वगैरह के पानी में चले जाती हैं। अगर कोई बर्तन-वर्तन है, तो वो तो धोए जाते हैं, जब वो धोए जाते हैं, तो वो केमिकल क्या होते हैं, वो केमिकल पानी में चले जाते हैं। उससे ये तो होता है कि हम अपने आप को साफ कर लेते हैं। आजकल हमारे यहाँ वैसे आदत भी ऐसी है कि हम अपना घर साफ रखते हैं, अपना एरिया साफ नहीं रखते। बहुत सारे लोग जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं सारा कचरा एक थैली में जमा करते हैं, थैली को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। या इसी तरीके से बहुत से लोग जो होते हैं वो चिप्स वगैरह खाते हैं या दूसरी चीज़ें गाड़ी में बैठकर या बस में बैठकर खा रहे होते हैं और उसके जो कवर होते हैं या रैपर्स बाहर, गाड़ी से बाहर। और इसी तरीके से ये दरअसल ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम ज़मीन को पॉल्यूट करने के तरीके हैं। और आपको शायद ये तो कभी आपने देखा हो, ये घर में स्प्रे करने के पहले स्प्रे करने के ऐसे ही होते थे कि कोई दवाई है, अगर खटमल की दवाई है, यानी इंसेक्टिसाइड है या कॉकरोच की या मच्छर की कोई है, वो इंसेक्टिसाइड है, तो वो इससे स्प्रे किए जाते थे। आजकल तो ये वाले स्प्रेयर आ गए हैं और ये वाले स्प्रेयर जो हैं, वो आजकल हैं भी नहीं। सही या नहीं? तो ये सारे के सारे केमिकल्स क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन जो वाटर का पॉल्यूशन है और लैंड का पॉल्यूशन है, उसके मुख्तलिफ वेज़ हैं। इस तरह से कहते हैं कि वा लैंड के पॉल्यूशन के लिए हम एब्यूज़ेस भी करते हैं। यूज़ एंड अब्यूज़ तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम सही से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लैंड जो है वो एब्यूज़ बहुत सारे वेज़ हैं सॉइल जैसे इसमें एक सॉइल एरोजन है। सॉइल एरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द सरफेस लेयर बाय विंड और बाय वाटर कि दरअसल जो ऊपर की लेयर होती है ज़मीन की, चाहे वो हवा से उड़कर चली जाए या पानी के ज़रिए बह जाए। जैसे देखिए तस्वीर ये दिखाई गई है कि यहाँ पे ये सॉइल एरोजन ही की है। अगर आप देखें जो ऊपर सरफेस की लेयर थी वो चली गई है, ये जो सबसे ऊपर की लेयर थी ये चली गई है हवा के ज़रिए। इसी वजह से आपको पता है जो सबसे ऊपर की सॉइल होती है इसको टॉप सॉइल कहते हैं और दरअसल ये सबसे ऊपर वाली सॉइल ही ज़रख़ेज़ या फर्टाइल सॉइल होती है जिसमें प्लांट्स उग जाते हैं। और इस तरीके से अगर ये सरफेस लेयर चली जाए एरोजन की वजह से, एरोजन का मतलब क्या होता है जैसे ये लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ द सरफेस लेयर अगर चली जाए तो फिर क्या होता है जो जो नीचे से मिट्टी निकलती है वो जरखेज ही नहीं होती, इसमें पौधे वौधे उगते ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें आपको हर जगह हरियाली नजर आ रही है इस तस्वीर में, लेकिन अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे कुछ बंजर है, सारा कुछ बंजर, चंद एक पौधे हैं जो जो ज्यादा गहरे जमीन तक चली जाती हैं जिनकी जड़ें, बस वो लगे हुए हैं और बाकी सबको तो कुछ ही को कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर ग्रो ही नहीं होते। इसकी वजह क्या है? सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन का मतलब होता है कि हम बेतरतीबी, सॉइल एरोजन की एक वजह जो है वो ग्रेजिंग है। ग्रेजिंग किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे गायें हैं, ये बकरी हैं, कुछ भेड़ें हैं, ये इसे चर रही हैं और इसी को हम ग्रेजर कहते हैं। ग्रेजर वही होते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। तो जब ये खा जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपको पता है जो घास है, ये जो ग्रीनरी है, इसका एक फायदा ये है कि इन्होंने जमीन को रोका हुआ है, पकड़े रखा हुआ है, इसको जाने नहीं देते। देखिए हवा चलती रहती है, लेकिन हवा के चलने से एरोजन नहीं होता। एरोजन का मतलब होता है जो सरफेस लेयर है वो रिमूव नहीं होती,
लेकिन अगर ये प्लांट्स यहाँ से चले जाएंगे, इनकी जड़ें जो हैं वो दरअसल होल्ड किए रहती हैं सॉइल को। ये जड़ें जब चली जाएंगी तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? तो इसका आखिरकार ये नतीजा होगा जो आपको इस शक्ल में नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर दरअसल जो ग्रेजिंग है, यहाँ पे लिखे पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, हमारे जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो दरअसल सही नहीं है। वो भी दरअसल हम इसको यूज़ नहीं बल्कि अपनी ज़मीन को एब्यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से एक्सटेंसिव ग्रेजिंग है ग्रेजर की वजह से। किन की वजह से? ग्रेजर की वजह से। जो ग्रेजिंग है ये सॉइल एरोजन का सबब बन रही है। वो क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉइल एरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ सरफेस लेयर, के सरफेस की लेयर चली जाए। और यहाँ पे देखें ग्रेजिंग कर रहे हैं कौन? ग्रेजर। ग्रेजर किसे कहते हैं? जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट ईटर होते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि ये भी दरअसल इंडिस्टिंक्टिवली जब बहुत ज़्यादा पौधे खा लेते हैं, यानी जैसे अगर ये कि ये कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से खाएं तो ये थोड़ा थोड़ा सा कम होगा। अगर ये इतने एरिया को, जैसे ये गाय है, अगर ये इतनी एरिया की सारी घास साफ कर दे तो क्या होगा? तो दरअसल इतने से पार्ट में सॉइल इरोजन होगा। अगर ये वाला जो है ये यहाँ से साफ कर दे, यहाँ से साफ कर दे, कभी ये कुछ यहाँ से खाए, कुछ यहाँ से खाए, कुछ यहाँ से खाए, तो उससे तो है वो तो इवन ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ पौधे तो रह जाएंगे, कुछ घास रह जाती है तो वो रीग्रो भी कर जाती है। तो ये दरअसल हैं सारे के सारे हम वेज पढ़ रहे हैं कि वाटर का और लैंड का पोल्यूशन होने के क्या क्या असबाब हैं। अगर हम आगे चलें तो हमें और क्या पता चलेगा? हमें दरअसल ये पता चलेगा कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, जिन्हें मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं। एक्सेसिव फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है, जब हम फर्टिलाइज़र या स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो वो भी दरअसल कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। फर्टिलाइज़र वो केमिकल होते हैं जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी हरियाली के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता है। जैसे एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स, अगर यानी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी हैं। और इस तरीके से लीफी जो वेजिटेबल्स हैं उसमें ये केमिकल चले जाते हैं, हमारे ड्रिंकिंग यानी पीने के पानी में चले जाते हैं। जैसे कि अगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे या हर्बिसाइड का इफेक्ट करेंगे तो ये हमारे फौना पर भी इफेक्ट करेगा और हमारे फ्लोरा पर भी इफेक्ट करेगा। ये फौना क्या चीज़ होती है? ये फौना, ये लिखा हुआ है कि फौना कहते हैं एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, यानी वहाँ के जो जितने भी एनिमल हैं उसको हम कहते हैं कि फौना को नुकसान होगा। और इस तरीके से फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं। इसी वजह से हम फ्लोरल डायग्राम्स बनाते हैं फर्स्ट ईयर में, अगर आपने देखा होगा। याद तो नहीं की होंगी आपने फर्स्ट ईयर की फ्लोरल डायग्राम्स, लेकिन वो आपको पता है कि एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट में फ्लोरल डायग्राम बनी हुई होती है और उसके अंदर से कोई चीज़ पूछी जाती है, या तो लेबल करने के लिए होता है कि ये कौन सा सेपल है, कौन सा पेटल है, कौन सा एंडोस्पर्म है, कौन सा गाइनोस्पर्म है, कौन से पिस्टल है, कौन से कार्पल है, कितने ओव्यूल हैं और इसमें प्लेसेंटेशन कैसी है, इस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या ये पूछा जाता है कि बताएं अगर इसका फ्लोरल फार्मूला है, एक फ्लोरल डायग्राम दे दी कि इसका फ्लोरल फार्मूला क्या बनेगा, या इस तरीके से फ्लोरल फार्मूला दे दिया, पूछा गया कि ये फैमिली की कौन सी है, किस फैमिली का है ये फार्मूला। तो इस तरीके से अगर ये चीज़ें आपने, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, कि उस इलाके के प्लांट्स पर भी इफेक्ट होगा, इसलिए कि प्लांट्स भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरीके से वहाँ पर लैंड के ऊपर इफेक्ट करने के बहुत सारे वेज हैं जिससे कि हम लैंड को तबाह कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया कि इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट किलर होती हैं, हर्बिसाइड हर्ब किलर होती हैं या नहीं। और ये देखिए एक तस्वीर है नाइट्रोजन साइकिल की कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे डिस्टर्ब होता है। नाइट्रोजन साइकिल इससे पहले कि हम चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा। नो नॉट 12, हमने 11 में पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें नाइट्रोजन साइकिल की पूरी डायग्राम बनी हुई है कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो दरअसल मुख्तलिफ वेज में यूज़ होती है, और ये दरअसल कहते हैं बहुत सारे प्रोसेस से ये फॉर्म हो जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन हमेशा सेम ही रहती है। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की फॉर्मेशन और नाइट्रोजन का यूज़ हमेशा इक्वल यानी बराबर रहता है। इसी वजह से एयर में 78% नाइट्रोजन मेंटेन रहती है। लेकिन बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो ज़मीन में वापस जाने चाहिए लेकिन नहीं जाते। क्यों नहीं जाते?
उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने तस्वीर बनाया है कि फ़ौना क्या होता है। फ़ौना एनिमल ऑफ द एरिया होता है कि किसी एरिया के कितने एनिमल हैं, वो सारे बनाते हैं उसका फ़ौना। और जैसे कहते हैं उस एरिया में कितने प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे प्लांट्स उसका फ़ौना बनाते हैं, फ्लोरा बनाते हैं। फ़ौना एनिमल, फ्लोरा प्लांट्स। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोरा और फ़ौना का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स है। प्लांट्स एंड एनिमल की जगह हम मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये तो पता होगा कि पोल्यूटेंट क्या होते हैं। पोल्यूटेंट वो होते हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो एजेंट जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। यहाँ पे जैसे एक टर्म इस्तेमाल होगी इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, जैसे एंजाइम इनहिबिशन होती है, एंजाइम स्टॉप हो जाते हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी हो जाना, यानी किसी चीज़ की कमी हो जाना। फॉरेस्ट उन जगहों को कहते हैं जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा होते हैं, यानी प्लांट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दरअसल आगे यही बात है कि इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके यहाँ पर ये बात बताई गई है कि दरअसल इसका इफेक्ट ये है कि केमिकल पॉल्यूटेंट जो होते हैं, जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो दरअसल हैजर्ड या हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। ये इनहिबिट कर देते हैं सॉइल की फॉर्मेशन को, कि सॉइल नहीं बन पाती। और इस तरीके से सॉइल जो है डिप्लीट यानी कम हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और इस तरीके से हम बार बार फसल जब उगाते हैं यानी क्रॉप्स उगाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो दरअसल क्रॉप हासिल कर लेती है। इस तरीके से ज़मीन के न्यूट्रिएंट ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे मैंने 3 ग्राम की एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास 3 ग्राम सॉल्ट्स हैं या 3 ग्राम्स न्यूट्रिएंट हैं और हमने 3 प्लांट्स लगा दिए और हर प्लांट अगर 1 ग्राम एब्ज़ॉर्ब करता है, तो दरअसल उसके सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएँ। इसी तरीके से ह्यूमन कंज़म्पशन, इस इंसान इस्तेमाल भी करता है। इस तरीके से जो चीज़ें, जो प्लांट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो इंसान खा जाता है, वो ज़मीन को वापस नहीं मिलती। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। इस तरीके से वो जो न्यूट्रिएंट हैं, जो रिटर्न होने चाहिए सॉइल को, वो सॉइल में रिटर्न होने की बजाय हमारी बॉडी में लॉक हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो फॉरेस्ट हैं, उन्हें चूँकि मिनरल्स वग़ैरह नहीं मिलते, जो उन्हें मिल जाने चाहिए, तो फिर इस वजह से फॉरेस्ट या दरख्त कम हो रहे हैं। इस तरीके से ह्यूज क्वांटिटी जो होती है अनवांटेड सॉलिड वेस्ट की, ये जो सॉलिड वेस्ट है यानी कचरा है, ये दरअसल कहते हैं कि इसका एक प्रॉब्लम डिस्पोजेबल का भी होता है। डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि उसे हमें ठिकाने लगाना होता है, तो कहीं न कहीं तो ले जाना होता है। तो जब एग्रीकल्चर का या सॉलिड वेस्ट है, ये कचरा है, जैसे थैलियाँ होती हैं, जिस तरीके से प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं या पेपर्स होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो हैं, जैसे बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ पे बड़े मसाइल में से उनको एक जगह किसी जगह ठिकाने लगाना भी एक मसला है। तो ह्यूमन यूज़ क्या करते हैं, ह्यूमन जब यूज़ कर लेते हैं, तो वो मिनरल्स ज़मीन में वापस नहीं आते, दे नो बैक टू सॉइल। और फॉरेस्ट जो हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता से कम होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? लैंड पॉल्यूशन की वजह से। लैंड पॉल्यूशन की वजह से। अगर हम आगे चलें, तो दरअसल आपको पता है कि ह्यूमन कंज़्यूम करते हैं किसको? ये ह्यूमन कंज़्यूमन की कंज़म्पशन की तस्वीर बनाई गई है कि ह्यूमन जो होते हैं वो दरअसल बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको खाते हैं और खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट है, अगर ये ज़मीन में मर जाते, तो इनके सारे न्यूट्रिएंट जो इनकी बॉडी में मौजूद हैं, वो सारे के सारे ज़मीन में चले जाते। लेकिन जब ये इंसान खा लेते हैं, तो ये ज़मीन में जाने की बजाय इंसान के पेट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल जो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी वो केमिकल जो बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जियो यानी अर्थ में जाते हैं, और इसी की साइक्लिंग को बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो दरअसल ये केमिकल साइकिल मुकम्मल नहीं होता, डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से, इसलिए कि वो न्यूट्रिएंट वापस पहुंचते नहीं हैं। जैसे कि अगर आपको याद है, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताई थी कि दरअसल डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉब्लम कैसे होता है। देखिए इतना सारा कचरा जब जमा हो जाएगा तो भाई इसको कहाँ ले जाएंगे। तो इस तरीके से इनके मसाइल भी होते हैं। यहाँ पे यार देखें, ये जो है दरख्त काटे गए हैं, तो दरख्त काटने के बाद बहुत सारी चीज़ें बेकार बचती हैं। इनका क्या करें, इस घास-फूस का, ये भी एक प्रॉब्लम है। इतने सारे छिलके हैं, इनका क्या करें, ये भी एक प्रॉब्लम है।
इस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट है उसका जो डिस्पोजेबल है या उसका जो रिमूव है वो भी दरअसल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और दिस इज अनदर अ पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट, यानी पोल्यूशन का ये भी एक सबब है। ठीक है या नहीं? तो ये जो है हमने क्या पढ़ा? अगर आपको याद हो तो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे वाटर का पोल्यूशन, और हमने वाटर के पोल्यूशन के मुतालिक ही ये सारी बातें पढ़ी कि जो वाटर का पोल्यूशन है वो कैसे कैसे कॉज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारी स्टोरी जो है वो सिंपल सी है कि वाटर पोल्यूशन यहाँ से शुरू किया हमने कि अगर कोई लैंड में चेंज आती है, चाहे फिजिकल, चाहे केमिकल, चाहे बायोलॉजिकल चेंज, तो उसे हम कहते हैं लैंड का पोल्यूशन या सॉइल का पोल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। या तो वो दरअसल इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज में बनने वाले केमिकल्स हैं वो हैं, या सेकंड जो है वो डोमेस्टिक यानी हमारे घरों का जो गार्बेज होता है या हमारे घरों का जो गंदा पानी है, सीवरेज वाटर होता है, ये दूसरा रीज़न है। और तीसरा जो है वो क्या है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके से आपको होता है कि ज़मीन में जो है वो स्लज वगैरह जमा हो जाते हैं। हमारे ये तीनों केमिकल, चाहे वो केमिकल जो हैं वो एग्रीकल्चर के ज़रिए आ रहे हों, या डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर के ज़रिए आ रहे हों, या इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ वाटर के ज़रिए आ रहे हों, ये सारे के सारे पॉल्यूशन कॉज़ करते हैं। इसी तरीके से जो पॉल्यूटेंट हैं, वो दरअसल हमारे जो नाइट्रोजन के साइकिल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे फ़ौना और फ्लोरा को भी डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। और इसी तरीके से इसके जो हैं दरअसल बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिस तरीके से हमने बात की, बहुत सारे मेटल हैं, जिनकी यहाँ पे तस्वीरें हैं, जैसे बेरिलियम है, जैसे कैडमियम है, जैसे मर्करी है, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, या इस तरीके से एक्सप्लोसिव मटेरियल हैं या उनके केमिकल्स हैं। इसी तरीके से स्प्रेयर्स हैं, जैसे सल्फर है, इस तरह से पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इस तरह से जो है सॉइल एरोजन है, इस तरह से ग्रेजिंग है, ये सब के सब कॉजेज़ हैं लैंड पोल्यूशन के। और इसी तरीके से हम लैंड के जो साइकिल्स हैं, वो भी बायो जियोकेमिकल साइकिल उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरीके से जब ह्यूमन इसमें कंज़म्पशन करते हैं, तो बजाय ये कि उस सॉइल के उसी पार्ट में उसे छोड़ने की बजाय उसको डिफरेंट पार्ट्स में ले जाते हैं, यानी वो कंपोनेंट जो उस सॉइल के होते हैं, वो दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि इंसान जो होता है वो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स का काम भी करता है कि वो एक जगह एक दरख्त से मैंगो लेते हैं, उसे मुख्तलिफ जगह घर में जाके इस्तेमाल करते हैं और फिर वहाँ पर फेंक देते हैं। इस तरीके से वो उस ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस उस ज़मीन में वापस नहीं आ रहे। एनिमल ऐसा नहीं करते कि वो ले जाएँ, घर में ले जाएँ, ये शॉपिंग मॉल में ले जाएँ, वो तो एक ही जगह होते हैं, करीब-करीब ही होते हैं। तो एनिमल जो हैं, वो तो नुकसान नहीं पहुँचा रहे, लेकिन इंसान अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये पॉल्यूशन समझ आया होगा। तो अगर ये समझ आ गया तो हम तीसरे टाइप के पॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और वो जो तीसरा टाइप है वो क्या है? वो है वाटर का पॉल्यूशन। वाटर का पॉल्यूशन का मतलब होता है पानी का पॉल्यूशन। अगर हम दरअसल सबसे पहले डिफाइन करें कि पॉल्यूटेंट जो हैं वो क्या है एंड व्हाट इज पॉल्यूशन, तो दरअसल पॉल्यूटेंट वो एजेंट होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और इस तरीके से कोई भी चेंज, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल हो। हाँ, आज क्लास 10 बजे होनी थी। ओके, लेकिन मेरे तो बिल्कुल ज़हन में ही नहीं रहा था। तो इसका मतलब है क्या अभी हमें अपनी क्लास को ख़त्म कर लेना चाहिए? तो अगर है तो हमने एक टॉपिक जो है वो तो कंप्लीट कर लिया है। और अगर वो टॉपिक आपको याद हो कि वो टॉपिक क्या था, तो वो टॉपिक था लैंड का पॉल्यूशन। पॉल्यूशन और उसके पॉल्यूटेंट के मुतालिक जो है वो हमने पढ़ा। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में यानी हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। अल्लाह हाफ़िज़।